अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान असगर चौधरी। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बड़ा दबंग फैसला किया है और नताइज की परवाह किए बगैर जो तंज़ीमें हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उन्हें तहलील कर दिया है। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसके ऊपर बात करेंगे। और बलदियाती इंतखाबात का जो पहला मरहला था, खैबर पख्तूनख्वा में के लिए किन अज़ला का इंतखाब किया गया था और वजूहात क्या थी, और दूसरे मरहले के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किन मुश्किलात का सामना होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद एक बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमों को तहलील कर दिया है। इसकी वजूहात क्या थी, इसके ऊपर कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो तंज़ीमी ज़िम्मेदारान थे, उनमें से अक्सरियत के पास कोई ना कोई हुकूमती ओहदा था, जिसकी वजह से तंज़ीमी अमूर बुरी तरीके से ठप होके रह गए थे। और वैसे भी हमारे यहाँ तो ये कल्चर है कि तंज़ीमें और पार्टीज़ की जो सेंटर सेक्रेटरी हैं, वो अपोज़िशन के दिनों में ही उनमें रौनक रहती है, और जैसे ही हुकूमत की हमें गद्दी मिलती है, तो उस वक़्त उसके बाद ये जो सेंटर सेक्रेटरीएट हैं, ये फिर वीरान होना शुरू हो जाती है और आबाद होते हैं वज़ीरों, मुशीरों के दफ़ातर और उनके डेरे। ऐसी ही सूरत हाल का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी था, और जो बड़े-बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए थे, उनके पास बड़े-बड़े तंज़ीमी अमूर भी थे। और फिर जो टिकटों की तक़सीम का मामला हुआ था, उसमें गो के इमरान खान का विज़न जो था, वो मुर्सी सियासत का ख़ात्मा था। मगर देखा ये गया है, और जो शिकायत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक पहुँची हैं, उसमें यही था कि जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग थे, उन्होंने रेवड़ियाँ बाँटी हैं, वो भी मुड़-मुड़ के अपनों में। और जिसकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक वर्कर थे, उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने की वजह से तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक था, वो जब तब्दील हुआ, और उसकी वजह से शिकस्त का सामना हुआ। जिस पर उन्होंने, वैसे भी मैं एक चीज़ ये बता दूँ, जो हमने अब तक देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जहाँ पर बात हो शौकत खानम की, जहाँ पर बात हो नमल की, या फिर खैबर पख्तूनख्वा की, तो वो बड़ी हसासियत का मुज़ाहरा करते हैं। उसकी वजह ये है कि 2013 में सबसे पहले यही खैबर पख्तूनख्वा था, जिसने भारी अक्सरियत से भारी मैंडेट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और यही वजह है कि जो 2014 के धरना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस वक़्त जो माज़र आई थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और पीटीआई, इनके दरमियान माज़राई अरूज पर पहुंच चुकी थी। मगर खैबर पख्तूनख्वा में इतना भारी मैंडेट था कि सूबाई हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़ा प्यार भी करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, और ये जो नताइज थे, ये इन्होंने होश उड़ा दिए थे, और बिलाशुबा इन्होंने इक़्तिदार के ऐवानों में भी हलचल पैदा कर दी थी। इसकी वजूहात के जानने के लिए, और फिर कुछ रफ़ीक़ ख़ास हैं, रफ़क़ाए ख़ास हैं मेरे वज़ीर-ए-आज़म के, उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म को कुछ ग्राउंड की हकीकी सूरत-हाल भी बताई, और तस्वीर कशी जो की, वो बड़ी खौफ़नाक थी। और उसमें बिल्कुल सामने-सामने आया है जी कि किस तरीके से जो बाज़ ओहदेदारान हैं, उनके जो फ़ैसले मुसल्लत हुए थे, उनके नताइज ये सामने निकले, और कुछ पैसों की लेन-देन भी की भी बातें सामने आ रही थी। और इसके ऊपर तो बल्कि गवर्नर शाह फरमान साहब ने एक ट्वीट भी किया था, और अपने आप को उन्होंने किसी भी इंक्वायरी कमीशन में पेश करने के लिए अपने आप को कह दिया था जी कि मेरी ज़ात की हद तक मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इसके ऊपर बेशक एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दें। आज का ये जो फ़ैसला है, इससे आने वाले दिनों में यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी भी जो सियासी जमात है हमारी, उसमें जब भी तंज़ीम साज़ियाँ होती हैं, तो धड़ेबंदियाँ भी होती हैं और ग्रुप बंदियाँ भी होती हैं। तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद कुछ ग्रुप बंदी का शिकार होगी, धड़ेबंदियों का शिकार होगी, या कि एक मज़बूत तंज़ीम सामने आएगी? ये भी आने वाले दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। वैसे माज़ी में तो हमने यही देखा है कि जब भी ऐसा कुछ अमल हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हैं, और ग्रुप्स की जो बाहमी चपकलिश होती है, वो किसी भी जमात और तंजीम के लिए खासी नुकसानदा होती है। ये आने वाले दिनों में इसके बारे में पता चलेगा। एक जो चीज़ जो आपसे शेयर करनी थी कि जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उसने इन अज़ला का इंतखाब क्यों किया पहले मरहले में?
اس کی سب سے بڑی وجہ جو اب تک سامنے آئی ہے کہ جن اضلاع کا انتخاب کیا گیا تھا وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی مضبوط تھی اور اسے قلعہ تصور کیا جا رہا تھا. اور اس کی ایک ہلکی سی مثال اگر ہم آپ کو ہری پور کی دے دیں تو ضلع ہری پور جو ہے وہ پورے پاکستان کے تمام اضلاع کے مقابلے میں اسے ایک ماڈل ضلع آپ کہہ سکتے ہیں. اتنے زیادہ ترقیاتی کام ضلع ہری پور میں ہوئے ہیں. اور جو وہاں پر یوسف ایوب خان پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہے اور صوبائی وزیر بھی ہیں, انہیں بابع بلدیات کا خطاب دیا گیا تھا. اور جبکہ عمر ایوب وفاق میں بھی ایک اچھی خاصی اس وقت بھی قلمدان ان کے پاس ہے, ماضی میں بھی بڑا اچھا قلمدان ان کے پاس رہا ہے. تو لیکن جو ہری پور کے جو نتائج آئے ہیں انہوں نے سب کو حیرت میں ڈال دی ہے کہ تینوں تحصیلوں کی جو چیئرمین شپ تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اسی طریقے سے اسد کیسر صاحب ہیں, ماشاءاللہ بڑے پائے کے ایک لیڈر ہیں, ان کے ضلع کو آپ دیکھ لیں, پرویز خٹک صاحب یا گنڈا پور صاحب یا بنگل صاحب والے. تو پاکستان تحریک انصاف نے حکمت عملی یہ اپنائی تھی کہ پہلے مرحلے میں ان اضلاع میں انتخابات کروائے جائیں جہاں پر ان کا 100% ہولڈ ہے, 100% ووٹ بینک ہے, اور یہاں سے کی کامیابی کو لے کے ان اضلاع کی جانب جایا جائے گا جہاں پر پوزیشن تھوڑی سی کمزور ہے. تو پہلے مرحلے کے جو نتائج تھے انہوں نے تو پاؤں تلے سے زمین نکال دی ہے کہ سوچا کیا تھا اور ہوا کیا. اور اب اگر وہ دوسرے مرحلے میں جاتے ہیں تو دوسرے مرحلے کے جو اضلاع ہیں وہ خاص سے مشکل ہیں اور وہاں پر انہیں ٹف ٹائم ملے گا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے, اگر ہری پور کے ساتھ والے ضلع ایبٹ آباد کی ہم دے دیں تو ضلع ایبٹ آباد میں تحریک انصاف کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی ضلع ہری پور میں تھی. ایک تو تنظیم نئی تنظیم سازی کے لیے بھی, اور پھر ٹکٹوں کی تقسیم میں بڑا خاص خیال کرنا پڑے گا. اور اگر پھر وہی ریوڑیاں بانٹی گئی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اور اگر میرٹ کے اوپر ٹکٹ دیے جاتے ہیں تو میرٹ کے اوپر ٹکٹ دینے کے ساتھ ساتھ سخت محنت کرنے کی بھی وہاں پر ضرورت آئے گی, اور اس کے بعد جا کے کچھ بہتر نتائج وہاں پر مل سکیں گے. ایک تو یہ صورتحال تھی اس سارے معاملے میں. اسی کے ساتھ ایک یہ بھی آپ کو خبر شیئر کر دیں کہ آج یہ جو فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم نے, اس کے بعد ہمیں لگتا ہے اور واقفان حال بھی کچھ یہی بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں شاید کچھ قلمدان بھی تبدیل ہوں. اور جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس وقت پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ کی جانب, جیسے سیف اللہ نیازی صاحب, عامر کیانی صاحب, جہاں تک جہانگیر ترین صاحب جس وقت تھے تو وہ چونکہ جوڑ توڑ کے بڑے ماہر ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے گزارا چلا لیتے تھے. اس طرح کا متحرک کردار جو ہے وہ عامر کیانی صاحب ادا نہیں کر سکے. جہاں تک سیف اللہ نیازی صاحب کی بات ہے, وہ ویسے بھی ذرا اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں, اتنا میل ملاپ وہ ویسے بھی نہیں رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کارکنوں اور لیڈرشپ کے درمیان اس وقت ایک بڑا گیپ ہے, اور یہ گیپ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید بھی مشکلات پیدا کر سکتا ہے. اصغر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.